गुज़श्ता वीडियो में मैंने यहाँ पे एक रिलेशन ड्राइव किया था जो मैंने कहा था कि ये न्यूटन ने दिया था। और ये रिलेशन हमें ये बताता है कि जो न्यूटन्स सेकंड लॉ है वो दरअसल यही फॉर्म है जिसको हम एफ इक्वल्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी लिख सकते हैं, और मैंने इसको साबित किया था। तो ये रिलेशन जो है इस फॉर्म में ये दरअसल हमें फोर्स और मोमेंटम में जो चेंज आती है उसके दरमियान एक रिलेशन बताता है। और ये फ़ोर्स वो है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुलियन के दौरान एक्ट करती है। तो आज के लेक्चर में हम ये करना चाहते हैं कि हम इस फ़ोर्स और मोमेंटम के दरमियान एक रिलेशन ड्राइव करना चाहते हैं। यानी जब भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उस फोर्स के नतीजे में ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आती है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और ये हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम है इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो मैंने आपको पहले बताया था जब इंट्रोडक्टरी वीडियो दी थी कि जो फोर्सेस एक्ट करती हैं ड्यूरिंग कुलियन वो किस तरह प्रिसाइजली उनकी नेचर क्या होती है उसका हम सही सही पता नहीं लगा सकते। एंड दैट वाज द होल पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, ताकि हम वो डायनामिकल वेरिएबल्स जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनको कैलकुलेट कर सकें विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ फोर्स। लेकिन हमें इतना पता है कि ऑफ कोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं आपस में, तो वो फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करते हैं, और वो फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन होती है। यानी वो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती उस इंटरवल के दौरान जिस दौरान ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं। और उस फोर्स को हमने इम्पल्सिव फोर्स कहा था। मिसाल के तौर पे अगर आप बैट और बॉल की एग्जांपल लें, तो बैट और बॉल जब एक दूसरे से टकराते हैं, मैंने ये एग्जांपल आपको पहले भी दी थी, तो हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हैं एक्स वाई, जिसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। और इसमें हम फ़र्ज़ करें कि जब बैट बॉल से टकराता है तो जो फोर्स है वो कुछ इस तरह वेरी करती है। और इसको अब आप देख सकते हैं कि ये टाइम के साथ तब्दील हो रही है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं टाइम लूँ और वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं फोर्स लूँ जो ऑफ कोर्स टाइम का फंक्शन है, तो मेरे पास जो ग्राफ आता है फोर्स का वो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है कि इस टाइम टी के ऊपर, इसको मैं टाइम टी आई कहता हूँ, ये वो टाइम है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आते हैं यानी कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं। और ये वो टाइम है जब दोनों ऑब्जेक्ट अब कुलियन के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। तो फोर्स जो है वो कुछ इस तरह वेरी करती है जिसका ग्राफ जो है ये वाला है। और इस फोर्स के बारे में किस तरह ये वेरी करती है प्रिसाइजली हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। तो अब हम न्यूटन्स सेकंड लॉ लिख सकते हैं जो ऑफ कोर्स हमने कल भी लिखा था, और उसको हम लिख सकते हैं समेशन एफ इक्वल्स टाइम रेट ऑफ यानी डी पी डिवाइड बाई डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमने कल लिखा था यानी लास्ट वीडियो में। और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये ऑफ कोर्स हमें ये बता रही है कि जो फोर्सेस हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इस केस में हम सम ऑफ ऑल द फोर्सेस कंसीडर करेंगे। और यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज करें तो यहाँ से हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम की इक्वेशन आती है, फिर स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, ये जो डी पी है ये मोमेंटम में स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास आता है समेशन एफ टाइम्स डी टी। यानी अगर डी टी वो स्मॉल टाइम है जिस दौरान ये फोर्स एफ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक्ट करती है जो कोलाइड करते हैं, तो जो चेंज आएगी मोमेंटम में वो डी पी होगी। और यहाँ पे हम ये चूँकि एक स्मॉल चेंज है तो हम टोटल चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं उस टाइम इंटरवल के ऊपर इंटीग्रेट करके जिस दौरान ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट थे। और हम ऑफ कोर्स ये ले सकते हैं कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे मोमेंटम है, तो मोमेंटम की जो इंटीग्रेशन आएगी वो हमारे पास कुछ इनिशियल मोमेंटम से कुछ फाइनल मोमेंटम आएगी। यानी जब ऑब्जेक्ट्स ने टकराना स्टार्ट किया तो उस वक्त उनके पास कुछ इनिशियल मोमेंटम था पी आई, और फिर फाइनल मोमेंटम में वो तब्दील हो गया जिसको हमने पी एफ कहा है। एंड सेम इज़ द केस विद राइट हैंड साइड। हम ये कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट्स ने कोलाइड करना स्टार्ट किया तो उस वक्त हमारे पास कुछ इनिशियल टाइम था, लेट्स कॉल दैट टाइम टी आई,
और फिर जिस टाइम उन्होंने कोलाइड कर ली और फिर वो सेपरेट हो गए, उस वक्त जो टाइम था वो TF पे पहुंच चुका था। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, वो इंटीग्रेट होके बन जाएगी PF माइनस PI फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये वेक्टर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ये मोमेंटम और फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो लेट मी एक्चुअली पुट द वेक्टर्स ऑन इंटीग्रेशन लिमिट्स टू। और जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, वो आ रही है इंटीग्रल फ्रॉम सम इनिशियल टाइम TI टू सम फाइनल टाइम TF समेशन F टाइम्स dt। और फोर्स जो है यहाँ पे, ये फोर्स इसको मैं मेंशन कर दूँ कि ये वाली जो फोर्स है ये असल में F ऑफ T है, यानी ये टाइम का फंक्शन है, यानी ये टाइम के साथ चेंज होती है। यहाँ पे मैं एक नई फिज़िकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, और उस फिज़िकल क्वांटिटी को कहते हैं इम्पल्स। तो मैं इसको मुख्तलिफ़ कलर में लिखता हूँ, और इम्पल्स का सिंबल कुछ बुक वाले आथर जो हैं वो J यूज़ करते हैं, कुछ I यूज़ करते हैं। तो ये हम यहाँ पे इसका सिंबल J यूज़ करते हैं, और इसको डिफ़ाइन करते हैं हम J इक्वल्स इंटीग्रल TI टू TF F टाइम्स dt। तो ये हमने इम्पल्स को डिफ़ाइन किया है। तो ये हमारे पास एक नई फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको हमने इम्पल्स कहा है। दिस इज़ इम्पल्स। और ये इक्वल किसके है? ये इक्वल है इंटीग्रल ओवर टाइम फोर्स टाइम्स dt, और फोर्स जो है वो बज़ाते खुद टाइम का फंक्शन है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि फिर ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है PF माइनस PI इक्वल्स, अब हमारे पास राइट साइड पे आती है J जो कि इम्पल्स है। और चूँकि PF माइनस PI जो है ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है, जिसको हम चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स J। यानी हमने एक नई क्वांटिटी डिफ़ाइन कर दी है, और हमने ये कहा है कि कुलियन के दौरान ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जितनी चेंज आती है उसको हम इम्पल्स कहेंगे, और वो इम्पल्स जो है वो बज़ाते खुद किसके इक्वल है, उसकी ये वाली डेफिनेशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो दी थी कि हम मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करवा के जो फोर्स की डीलिंग है, यानी मैंने कहा था कि कुलियन के दरमियान किस तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं या किस तरह वो टाइम के ऊपर वेरी करती हैं, उसका नॉलेज लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करवा के इस इंटरमीडिएट स्टेप को अवॉइड करेंगे, यानी हम ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिसमें हमें फ़ोर्स को डील ही ना करना पड़े, हम फोर्स के बिना अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। और देखें यहाँ पे हमने यही किया है, हमने ये जो फोर्स वाली टर्म थी उसको एक नई फिज़िकल क्वांटिटी, नई वेरिएबल की फॉर्म में डिफ़ाइन किया है जिसको हमने इम्पल्स कहा है। और अब देखें हमारे पास इम्पल्स का फार्मूला सिंपली चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ गया है। ठीक है, तो यानी अगर आपने अब इम्पल्स कैलकुलेट करनी है, इम्पल्स ऑफ सर्टेन फोर्स जो एक्ट करती है ऑफ कोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जब वो कोलाइड करते हैं, तो वो किसके इक्वल होती है? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस इम्पल्स के भी हमारे पास वही यूनिट हैं जो मोमेंटम के हैं। और ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन जो इक्वालिटी है, इसको कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और इसकी डेफिनेशन ये है कि इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ड्यूरिंग अ कोलिजन in a given time interval is equal to change in momentum of particle during that interval। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो एक इक्वेशन है, ये वाली जो मैंने कहा है कि ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की इक्वेशन है, डेल्टा P इक्वल्स J। इसको मैं यहाँ पे दोबारा नीचे फिर से लिखता हूँ, डेल्टा P इक्वल्स J। ये एक वेक्टर इक्वेशन है जिसका मतलब है कि अब हमारे पास असल में 3 डायमेंशनल स्पेस में ये 3 इक्वेशंस हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये डेल्टा PX जो कि इक्वल होगा PFX माइनस PIX इक्वल्स JX, फिर डेल्टा PY इक्वल्स PFY माइनस PIY
इक्वल्स जे वाई, और फिर जेड एक्सिस के लिए डेल्टा पी जेड इक्वल्स पी एफ जेड माइनस पी आई जेड इक्वल्स जे जेड। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर इक्वेशन थी तो हमें पता है कि हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी भी वेक्टर को तीन कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करना है, जब यानी जो चेंज इन मोमेंटम है हमारे पास वो किसी एक स्पेसिफिक एक्सिस के अलॉन्ग ना आ रही हो बल्कि स्पेस में आ रही हो, तो इसका मतलब है कि हमने उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके जो इम्पल्स है वो सेपरेटली कैलकुलेट करनी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब हमारे पास एक चीज़ और रह जाती है, और वो अगर हम इधर ऊपर जाएं इस वाली एग्जांपल पे, तो मैंने कहा था कि इसमें मैंने कहा था कि आप यूं कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो बैट बॉल का कुलियन है क्रिकेट की गेम में, ये उसका प्लॉट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका है इससे एवरेज फ़ोर्स अख़ज़ करने का। हम ये तो नहीं अख़ज़ कर सकते प्रिसाइज़ली कि फ़ोर्स जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करती है। ऑफ़ कोर्स उसका कुछ इस तरह का कर्व है, वो चेंज होती है, लेकिन यहाँ से हम एवरेज फ़ोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम उसको यूँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम ये आर्ग्यू करें कि इस सारे कुलियन के टाइम के दरमियान, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक अगर फोर्स की डायरेक्शन नहीं चेंज होती, विच इज़ प्रिसाइजली द केस जो इसमें बैट बॉल के कुलियन में होता है, तो उस सिनेरियो में हम इस सारी फोर्स को या इस सारे प्रोसेस को एरिया अंडर द कर्व से सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो इम्पल्स है हमारे पास, जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की है, ये सिंपली क्या होगी, चूँकि ये इंटीग्रल है और इंटीग्रल की जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो सिंपली हमें क्या बताती है कि जब किसी भी चीज़ का इंटीग्रल है हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमारे पास फोर्स का इंटीग्रल है ओवर टाइम, तो इसको हम सिंपली क्या ले सकते हैं, ये जो ग्राफ लिया है इसमें अगर हमने ये क्वांटिटी इम्पल्स कैलकुलेट करनी है तो इसको हम सिंपली एरिया अंडर द कर्व ले सकते हैं। और अगर फोर्स की डायरेक्शन नहीं चेंज होती तो इसी एरिया अंडर द कर्व को हम एवरेज फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं फॉर सम टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जो कि बराबर होगा टी एफ माइनस टी आई के। तो हम अगर यूं कहें कि जो फोर्स है वो एवरेज फोर्स है, वो इस तरह इंटरवल के ऊपर वेरी करती है, इस तरह कि ये हमारे पास टाइम इंटरवल है डेल्टा टी इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस फाइनल पॉइंट तक। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, ये वाली, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, तो ये जो फोर्स है ये एवरेज फोर्स है जो इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी के दौरान इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी बॉल के ऊपर, अगर आप बॉल को कंसिडर कर रहे हैं तो एक्ट करती है। तो ये हमारे पास वैल्यू है डेल्टा, ये हमारे पास वैल्यू है एफ एवरेज की। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसको हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जे इक्वल्स एफ एवरेज टाइम्स डेल्टा टी। पे एक चीज़ पे आप गौर करें कि अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, ये एक स्केलर इक्वेशन है। अब ये क्यों स्केलर इक्वेशन है, क्योंकि हमने जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन फ़िक्स कर दी है। मैंने आपको बताया कि फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करती है उस पूरे प्रोसेस के दौरान। जब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हुई और फिर ये बढ़ती हुई और फिर कम होती होती हुई टी एफ के ऊपर फिर से ज़ीरो हो गई, जब वो दोबारा से कांटेक्ट में ना रहे दोनों ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा है कि अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो फिर हम इस फार्मूला को में फोर्स को एवरेज फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं और हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाता है इम्पल्स का। तो इस केस में ये इक्वेशन जो है अब ये वेक्टर इक्वेशन नहीं रही, क्योंकि अब हमने जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या कर दी है, उसको फिक्स कर दिया है। तो अब हमारे पास एक तरीका आ गया है कि हम फोर्स जो टाइम के साथ चेंज होती है किसी भी कुलियन में, उसको तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इस कंडीशन में कि जब फोर्स की डायरेक्शन ना चेंज होती हो ड्यूरिंग कोलिजन, हम उस फोर्स को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एवरेज फोर्स से, और एवरेज फोर्स अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको अगेन वही बैट और बॉल की एग्जांपल दे रहा हूँ कि बैट और बॉल के दरमियान जो कुलियन होता है उससे हम टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं जिस दौरान ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट होते हैं, यानी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं।
तो डेल्टा टी हम उधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो जे है इसको हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन मोमेंटम से, कि फ़र्ज़ करो बॉल है तो बॉल के मोमेंटम में कितनी चेंज आई है, हम उसका इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसका फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उससे हमारे पास ये डेल्टा पी आ जाएगा जो कि जे के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास जे भी आ गया, डेल्टा पी भी आ गया, तो हम वहाँ से एफ एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम। सिर्फ उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये मोमेंटम को यूज़ करते हुए इम्पल्स कैलकुलेट करनी होगी, और टाइम इंटरवल यूजली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह एवरेज फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब मैं इसके रिलेटेड आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ, और मैं ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना चाहता हूँ। इट्स प्रीटी गुड एग्ज़ाम्पल, और इसकी स्टेटमेंट ये है: A baseball which has an official weight of about 5 oz or a mass of 0.14 kilogram is moving horizontally at a speed of 93 miles about 42 meters per second when it is struck by a bat. तो बेसबॉल बिल्कुल ऐसी ही गेम है जैसे क्रिकेट की गेम होती है, तो आप इसको बिल्कुल वही क्रिकेट वाली गेम ही कंसीडर कर लें अगर आपको नहीं पता कि बेसबॉल क्या है। और फिर बताया गया कि इट लीव्स द बैट इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ फाई इक्वल्स 35 डिग्री अबव इट्स इंसिडेंट पाथ विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर्स पर सेकंड। तो उसकी फाइनल स्पीड भी दी हुई है, उसकी मैस भी दी हुई है, उसकी इनिशियल स्पीड भी दी हुई है, और हमें कहा गया है कि फाइंड द इम्पल्स ऑफ फोर्स exerted on the ball। और बी में हमें पूछा गया है कि अज्यूमिंग द कुलियन लास्ट फॉर 1.5 मिली सेकेंड व्हाट इज़ द एवरेज फोर्स सी। तो चूँकि इस कुलियन के दरमियान जो फोर्स बैट लगाता है बॉल के ऊपर उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, चेंज नहीं होती पूरी कुलियन के दौरान, तो हम एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें दो चीज़ें कही गई हैं, पहली इम्पल्स और दूसरी एवरेज फोर्स। तो सबसे अच्छा काम तो यही है कि आप उसकी पहले एक डायग्राम ड्रा करें। तो अगर हम डायग्राम ड्रा करें तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत है, और फ़र्ज़ करो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर हम लेते हैं ये वाई एक्सिस। ओके, ये हमारे पास वाई एक्सिस, और हम यूँ फ़र्ज़ करते हैं कि इनिशियली जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और ये वो जगह है जहाँ पे बैट्समैन खड़ा हुआ है और वो बॉल को हिट करता है। तो इनिशियली जो बॉल है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। इसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेता हूँ, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस लेता हूँ। तो जो बॉल है इनिशियली वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो जो पी आई है वो इनिशियली नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। और फिर जब बैट्समैन हिट करता है बॉल को तो बॉल इस डायरेक्शन में जाता है, लेट्स से। तो ये हमारे पास पी एफ की डायरेक्शन है फाइनल, और ये एंगल जो है ये उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो इनिशियल डायरेक्शन थी मोशन की उसके साथ क्या है 35 डिग्रीज़ है, 35 डिग्रीज़ है, तो ये एंगल बनाता है। तो फाइनल मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो 35 डिग्रीज़ है। तो हमने पहले पार्ट में कैलकुलेट करनी है फाइंड द इम्पल्स ऑफ फोर्स, और हमें पता है कि इम्पल्स जो है फोर्स का उसका फार्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल्स जे। सही है। तो यहाँ पे हमें चूँकि 2 डायमेंशनल मोशन है, आप देखें तो ये देखें बॉल जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, 35 डिग्रीज़ पे जा रहा है। तो आपने यहाँ पे इस फार्मूला को मॉडिफाई करना है किसके लिए, 2 डायमेंशंस के लिए, यानी डेल्टा पी एक्स इक्वल्स जे एक्स और डेल्टा पी वाई इक्वल्स जे वाई। और इसके बाद अब आपने जे कैलकुलेट करना है। तो जे सिंपली उसके जब कंपोनेंट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे तो जे भी हमारे पास आ जाएगा। तो डेल्टा पी एक्स कैलकुलेट करने के लिए आप देखें कि इनिशियली बॉल जो है वो प्योरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था। तो इनिशियल जो उसका मोमेंटम है उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट उसका ज़ीरो होगा। तो जो एक्स कंपोनेंट उसका बनेगा वो बनेगा पी आई एक्स इक्वल्स पी आई एक्स इक्वल्स ये होगा मैस टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी कोसाइन ऑफ एंगल 0 डिग्रीज़, क्योंकि इनिशियली वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हमारे पास बनेगा मैस है उसकी 0.14 किलोग्राम, और उसकी जो स्पीड है इनिशियली वो है 42 मीटर्स पर सेकेंड इन विद नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन आप इस जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ किया है इसमें आप देखें कि इनिशियली वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी।
चूँकि हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं तो कंपोनेंट्स में आपको जो नेगेटिव साइन होता है डायरेक्शन की वजह से वो खुद से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। अब ये चीज़ें आपको पता हैं। तो ये हमारे पास आता है इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस -5.9 किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड, किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड। और जो PIY है वो मैंने आपको बताया कि इनिशियली ज़ीरो है क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग उसकी कोई मोशन नहीं है। अब हमें चाहिए PFX और PFY। तो PFX जो होगा वो क्या होगा, मास टाइम्स VFX, जो कि बनेगा मास टाइम्स VF और कोसाइन ऑफ 35 डिग्रीज। VF जो है वो हमें दिया हुआ है 50 मीटर है, वो है 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आप PFX जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 5.7 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड। और सिमिलरली आप PF जब Y कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा MVF साइन ऑफ 35 डिग्रीज़। और इसमें आप वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 4 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड। तो अब हमारे पास डेल्टा PX भी आ गया, डेल्टा PY भी आ गया। तो आप JX और JY कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके फार्मूलाज हमने ऊपर लिखे हैं। तो जो JX बनेगा वो होगा PFX माइनस PIX, और आप इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 11.6 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड। और सिमिलरली अब अगर आप JY लेते हैं तो वो बनेगा PFY माइनस PIY, और इस डिफरेंस को अगर आप लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 4 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड। और अब आप एक बात याद रखें कि ये वेक्टर क्वांटिटी इम्पल्स के एक्स और वाई कंपोनेंट हैं। तो अगर आपने उनकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या बनेगी, J इक्वल्स JX स्क्वेयर्ड प्लस JY स्क्वेयर्ड होल स्क्वायर रूट। और आप इसकी स्क्वायर लेंगे 11.6 स्क्वेयर्ड प्लस 4 स्क्वेयर्ड होल स्क्वायर रूट। तो ये आंसर आता है हमारे पास 12.3 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड। तो ये हमारे पास इम्पल्स की मैग्नीट्यूड है। आप इसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एंगल थीटा बनाती है जो इम्पल्स की डायरेक्शन है, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, tan इनवर्स JY डिवाइड बाई JX। और आप JY और JX की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर चुके हैं। ये सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास जो एंगल आता है वो आता है 19 डिग्रीज़। और आप इसको अगर दिखाना चाहें XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ये हमारे पास X एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर आएगा हमारे पास ये Y एक्सिस, गुड, दे आर परपेंडिकुलर। तो अब हम इसमें पहले, क्योंकि हमने J दिखाना है तो J दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PF, और PF की डायरेक्शन हमें दी हुई थी, ये वाली है, यानी ये 35 डिग्रीज़ बनाती है। ठीक है, ये वो है जो हमें दिया हुआ था ऊपर, ये इधर डायग्राम में, इस डायग्राम में, सही है कि ये 35 डिग्रीज़ बनाती है। तो ये PF है। PI जो था इनिशियल वो किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। तो ये हमारे पास PI था, लेकिन ये नेगेटिव था। तो आप नेगेटिव को ऐड करेंगे तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में। और अब हमारे पास जो ये येलो जो है ये PI है। तो अब इसमें जो हमारे पास J बनेगा वो ये वाला वेक्टर बनेगा जो ओरिजिन से स्टार्ट होके PI की टेल तक जाएगा। तो ये हमारे पास आता है J वेक्टर, और ये देख लें कि ये एंगल जो है ये 19 डिग्री है। तो इस तरह हम इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ हमने कैलकुलेट करनी थी वो थी कि हमारे पास अगर टाइम इंटरवल जो है वो 1.5 मिली सेकेंड हो तो एवरेज फोर्स कितनी लगेगी। और अब आप वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो अभी हमने ड्राइव किया है। और वो फार्मूला था हमारे पास, ये पार्ट बी है, और उस फार्मूला को हमने लिखा था कि ये इक्वल होता है J इक्वल्स F एवरेज टाइम्स डेल्टा टी। और डेल्टा टी जो है ये हमें दिया हुआ है 15 मिली सेकेंड्स है। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके F एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। J की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये कितनी आई है हमारे पास 12.3
12.3 डिवाइड बाई जो टाइम इंटरवल हमें दिया हुआ है वो है 1.5 मिली सेकेंड, जो कि 0.0015 सेकंड बनता है। तो ये बन जाएगा 0.0015 सेकंड। तो ये आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे जितना भी आता है न्यूटन के अंदर, ठीक है। तो देखिए हमने एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर लिया जिसके बारे में ऊपर हमने बात की है। तो इस तरह आप सारे इम्पल्स और मोमेंटम के प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। और जो मेन फार्मलिज़म है हमारे पास वो ये वाला फार्मलिज़म है। एक दफ़ा मैं फिर से ऊपर जाके रिवाइज़ कर दूं कि ये हमारे पास डेफिनेशन है इम्पल्स की, ठीक है। और ये हमारे पास इम्पल्स का फार्मूला है कि ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और फिर इस डेफिनेशन को, जो ये वाली डेफिनेशन है, इसको हम एक्सप्लॉयट करते हैं एवरेज फोर्स के लिए इस तरह। तो इन तीन फार्मूलाज से हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं।